बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम वाजिद अली कंबो, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है, जो यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो थर्मोकेमिस्ट्री है। थर्मोकेमिस्ट्री मैं इस चैप्टर में दो चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक थर्मोडायनेमिक्स और फिर थर्मोकेमिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। डेफिनेशन क्या है? थर्मोडायनेमिक्स साइंस की, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी उसको डिस्कस करते हैं। यानी टारगेट इसका क्या है? इसमें हम स्टडी क्या करते हैं? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज की मुख्तलिफ जो फॉर्म्स हैं उनके दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे एंथैल्पी, हम इसमें इंटरनल एनर्जी को पढ़ेंगे, और थर्मोडायनेमिक्स का जो टॉपिक है वो गिब्स फ्री एनर्जी भी है, एंट्रोपी भी इसमें पढ़ते हैं। इसमें और कई चीजें हम पढ़ते हैं। ये जो बेसिक डेफिनेशन है, वर्क क्या है, हीट क्या है, ये सब की सब चीजें, और भी ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं, इन सब को हम इसमें स्टडी करते हैं। इनके दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या है उसको मतलब हम कहते हैं ना कि H दैट इज इक्वल टू E प्लस PV, और फिर हम कहते हैं कि डेल्टा H दैट इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ये जो मैं रिलेशन लिख रहा हूं ना, इन तमाम रिलेशन को हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। कुछ बातें थर्मोडायनेमिक्स ना, ये एक मैक्रोस्कोपिक स्टडी है। क्या मतलब मैक्रोस्कोपिक का मतलब है इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसको लेते हैं। मैक्रोस्कोपिक का मतलब एक तो हम इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको डील करते हैं। और दूसरा एक और बात, मैक्रो आप जानते हैं, मैक्रो में लार्ज, एक होता है माइक्रो, एक मैक्रो, दिस इज मैक्रो। और इसमें हम ना इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, कोई कंसर्न नहीं। हम सिर्फ लार्ज अमाउंट ऑफ, इसको हम मैक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। एक और भी बात, ये जो है ना थर्मोडायनेमिक्स, इसका रेट ऑफ रिएक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन कोई उससे रिलेशन नहीं, नो कंसर्न। ये जो थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें फिजिबिलिटी हम स्टडी करते हैं। फिजिबिलिटी ऑफ अ चेंज, ये चेंज केमिकल भी हो सकती है, ये चेंज फिजिकल भी हो सकती है। तो किसी फिजिकल या केमिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, मैं कुछ ना आपके साथ ना टर्मिनोलॉजी डिस्कस करने जाता हूं, वेरी सिंपल, जो आप लोगों ने पढ़ी हुई, मैं उसको एक और अंदाज में, यानी एंटीटेस्ट के अंदाज में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। देखो, मेरे पास एक टर्म आती है स्टेट। बस स्टेट से पहले मैं ना सिस्टम की तरफ बढ़ता हूं। सिस्टम वैसे तो हम सिस्टम कहते हैं ना, सिस्टम को उर्दू में कहते हैं निजाम। हमारी बॉडी में वेरियस सिस्टम एक्ट कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम हमारे। लेकिन यहां सिस्टम से मुराद और है। सिस्टम क्या चीज है? हर वो सब्सटेंस, हर वो ऑब्जेक्ट, हर वो सब्सटेंस जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, जो हमारी कंसिडरेशन में है, जिसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, यानी वो चीज जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं ना, दैट इज सिस्टम फॉर अस। वो हमारे लिए सिस्टम है। मतलब मैं ऐसे कहता हूं कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्या डिटरमिन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आप ना लैब में जाते हैं, आप बीकर में पानी लेते हैं, आप उसको थर्मोमीटर लेते हैं, वो पूरे अपरेटस सेटिंग करते हैं। उस पूरे खेल में वाटर इज द सिस्टम, वो लिक्विड जिसका आप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह जो प्रॉपर्टीज, वो आपके लिए सिस्टम है। अब इसमें सिस्टम,
मैं ना सिस्टम की मुख्तलिफ टाइप्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें कोई भी मैंने सब्सटेंस लिया, सॉलिड, लिक्विड या गैस जो भी है, फर्ज करता हूं आपने इसमें वाटर को लिया। स्टूडेंट, दिस वाटर इज अ सिस्टम फॉर अस। और इसके गिर्द सिस्टम के साथ एक और टर्म भी साथ मिला लो, और वो सराउंडिंग। ये सिस्टम है, इसके इर्द गिर्द जो भी द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अराउंड अदर देन सिस्टम, सिस्टम के अलावा कायनात का जो भी हिस्सा है, हम उसे बोलते हैं सराउंडिंग। इसका मतलब है दिस वाटर इज अ सिस्टम, दिस बीकर, एयर, अदर थिंग्स, हम भी खान खड़े हैं, हम ये सब के सब चीजें, दीज आर सराउंडिंग। सिस्टम तीन तरह का होता है। एक हम कहते हैं नंबर 1 पे ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज्ड सिस्टम, और तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। मैं सिर्फ आपका ना विजन ब्रॉड करने के लिए 2-3 टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपके जेहन में डालना चाहता हूं। ये मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड सिस्टम, दो चीजों में जरा देखना। एक होता है, एक टर्म होती है मैटर, और एक टर्म है एनर्जी। ये सिस्टम, ये सराउंडिंग, अगर सिस्टम और सराउंडिंग दोनों में एक्सचेंज ऑफ मैटर और एनर्जी हो जाए, ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ मैटर और एनर्जी को एक्सचेंज करता है, दैट इज ओपन सिस्टम। यानी मैं अगर बात करूं ना, मैं एक छोटा सा ना, अगर यहां पे आपको समझाने की खातर मैं यहां पे बात करूं जी, मेरे पास एक है ये बात, मैं मैटर की बात कर रहा हूं, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं। तो ऐसा सिस्टम जिसमें सराउंडिंग के साथ मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सके, मैटर भी एक्सचेंज हो, एनर्जी भी एक्सचेंज हो, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। मसलन आप किसी ओपन कंटेनर में पानी को लेते हैं, उसको हीट करते हैं, अब साफ ज़ाहिर है ये वाटर एवेपोरेट करेगा, वो वेपर सराउंडिंग में जाएंगे। वो जो वेपर्स का सराउंडिंग में जाना या कंडेंस करने पर वो सराउंडेड वेपर्स का दोबारा वाटर में आना, दैट इज द मैटर एक्सचेंज। और जब ये एक्सोथर्मिक होगा तो हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी, एंडो होगा तो सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो ओपन सिस्टम जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान एक्सचेंज हो रहे हैं। अब दूसरी बात, आप ना इसी को क्लोज कर दो ऊपर से। नाउ द वाटर इज इन अ क्लोज कंटेनर। अब जब क्लोज कंटेनर में आप लेंगे ना, अब आप इसको हीट तो एक्सचेंज कर सकेंगे, लेकिन मैटर यहां से सराउंडिंग में एक्सचेंज नहीं हो सकेगा। सच अ सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम, यानी जिसमें मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। और तीसरा, आप इसी कंटेनर को थर्मोफ्लास्क में रख दें, थर्मोफ्लास्क, यानी आपने सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान जो कनेक्शन था वो खत्म कर दिया। अब ना मैटर एक्सचेंज होगा ना एनर्जी एक्सचेंज होगी। जब सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान ना मैटर एक्सचेंज हो ना एनर्जी एक्सचेंज हो, सच अ सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें कोई मैटर नहीं, कोई एनर्जी। तो आपको ना एक और भी बात, सिस्टम को हम यूं भी ले सकते हैं, ये वैसे मैं आपका ना विजन ब्रॉड करने के लिए, एक होता है होमोजीनियस सिस्टम, एक होता है हीटरोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस जिसमें ओवरऑल फेज सेम होती है, हीटरोजीनियस सिस्टम जिसमें फेजेस डिफर करते हैं। यानी अगर सारे का सारा लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, दैट इज होमोजीनियस। अगर दो फेजेस है, जैसे पानी के अंदर बर्फ भी है, अब आइस इज अ सॉलिड, वाटर इज अ लिक्विड, जब दो फेजेस एग्जिस्ट होंगी, दैट सिस्टम इज कॉल्ड द हीटरोजीनियस सिस्टम। तो स्टूडेंट, सिस्टम के बारे में सारी बातें, और दूसरी मैंने किसके बारे में बात की है, सराउंडिंग के बारे में। मैं दोबारा एक सेंटेंस सिर्फ लिखना चाहता हूं, सराउंडिंग में मैं कहना चाहता हूं कि पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम के अलावा जो भी कायनात का हिस्सा है ना, दैट इज कॉल्ड द सराउंडिंग। अच्छा, एक और भी है, उसे हम कहते हैं बाउंड्री ना सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान एक इमेजिनरी या रियल एक सरफेस होती है जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है।
एक इमेजिनरी कह लो, बाज लोग कहते हैं ये रियल भी हो सकती है। इमेजिनरी सरफेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड द बाउंड्री। और सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान जो मैटर या एनर्जी यानी हीट का या वर्क का जो एक्सचेंज होता है वो इस बाउंड्री पे ही होता है। स्टूडेंट, ये कुछ बातें जो मैंने आपको बताई ये इब्तदाई बातें, अभी और भी हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और टॉपिक आ गया, दैट इज स्टेट ऑफ अ सिस्टम। बड़ी अहम बातें मैं आपको आसान से जरा मुश्किल की तरफ ले जा रहा हूं। स्टेट ऑफ अ सिस्टम, उर्दू में क्या है ना, सिस्टम की हालत, सिस्टम किस हालत में है। केमिस्ट्री क्या कहती है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट ऑफ द सिस्टम। मैंने क्या कहा, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करना, बयान करना। डिस्क्रिप्शन से क्या मुराद है, क्या मतलब सिस्टम को डिस्क्राइब करना, सिस्टम को क्या डिस्क्रिप्शन से। डिस्क्रिप्शन के लिए ना बुनियादी सी बातें देखना। डिस्क्रिप्शन के लिए हम चाहते हैं कुछ ना मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का मैं इस्तेमाल करूंगा सिस्टम को डिस्क्राइब करने में। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज मैं भी बताता हूं। इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं दीज आर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। फंडामेंटल, ये मेरे अल्फाज ना जरा इनको महफूज करते जाना, अपने दिमाग में महफूज करते जाना। तो मैंने कहा सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हम कुछ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का सहारा लेते हैं। इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है ना, इनको हम डायनामिक पैरामीटर्स भी कहते हैं। मैं ना फिलहाल आपको अल्फाज बताता जा रहा हूं, अब आओ असल बात पे। ये जो प्रॉपर्टीज है ना, इनको हम वेरिएबल पैरामीटर वो भी कहते हैं, वेरिएबल स्टेट्स। मसलन मैं इनको वेरिएबल स्टेट्स क्यों कह रहा हूं, वेरिएबल स्टेट्स जरा सुनना। मैं वेरिएबल स्टेट्स कह रहा हूं पी को, टी को, वी को, मैस को, कंपोजिशन को। अल्फाज पे फिलहाल गौर करना, कंपोजिशन को, यानी किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने में जो मैंने कहा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक पैरामीटर, इन सब को मैंने वेरिएबल स्टेट्स का। इन वेरिएबल स्टेट्स में मैंने ये लगा, यानी किसी भी सिस्टम उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको उसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, कंपोजिशन ये बतानी पड़ेगी। क्या सिर्फ यही है सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए? नो, और भी है। और क्या है? और आपके पास है इंटरनल एनर्जी, आपके पास है एंथैल्पी, आपके पास है गिब्स फ्री एनर्जी, आपके पास है एंट्रोपी एंड मेनी मोर। ये जो मैंने लिखी ना, इनको कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स। ये वो पैरामीटर्स हैं, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिनको चेंज करने से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनको चेंज करने से सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाती है। तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो सिस्टम को डिस्क्राइब करती है। तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम मीन सिस्टम का प्रेशर, टेम्परेचर, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, इन सब को बयान करना, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम। अगर इनिशियल स्टेट लेंगे, वी हैव द इनिशियल स्टेट्स। बेटा जी इनिशियल स्टेट्स में ना आपके पास जैसे आप कहते हैं T1, P1, V1, इस तरह HE1 कह लो। और जब आप फाइनल स्टेट्स की बात करते हैं, फाइनल स्टेट्स, उसमें आप क्या कहते हैं? उसमें आप कहते हैं T2, P2, V2, E2। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं डेल्टा T, हम कहते हैं डेल्टा P, हम कहते हैं डेल्टा V, हम कहते हैं डेल्टा E। डेल्टा मीन चेंज इन स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो ये सारे नाम, ये बातों को जरा अब्सॉर्ब करना, कोशिश करना, ये चीजें आपको समझती। अब स्टेट ऑफ सिस्टम मैं दो बातें आगे आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। एक टर्म है स्टेट फंक्शन, और फंक्शंस, और दूसरा एक टर्म है पाथ फंक्शन,
पाथ फंक्शन। ये दो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, मिक्स नहीं होने देना, दो अलग अलग बातें। स्टेट फंक्शन वो फंक्शन मीन पैरामीटर्स, ये जो मैंने बात की ये वाले, ये सारे फंक्शंस हैं। फंक्शन मीन पैरामीटर्स, वो फंक्शन, वो पैरामीटर, वो प्रॉपर्टीज जो स्टेट पर डिपेंड करती है। पहले तो बात देखो ना, फंक्शन के मानी देखो। फंक्शन, मैंने फंक्शन से मुराद ली वो प्रॉपर्टीज, मैंने फंक्शन से मुराद ली वो पैरामीटर्स, मैंने फंक्शन से मुराद ली वो वेरिएबल्स, ये वो जो स्टेट को, ये इन सबको मैं फंक्शन कह रहा हूं, ये सारे फंक्शन। अच्छा, तो फंक्शन वो पैरामीटर, वो प्रॉपर्टीज जो स्टेट पे डिपेंड करती है। तीन बातें जरा याद रखना, तीन बातें। पहली बात, ये जो स्टेट फंक्शन है ना, ये मैक्रो, आज तो मैक्रो ही चलेगा ना, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज याद रखना। ये जितनी भी मैं प्रॉपर्टीज ये लिख रहा हूं ना, ऑल दीज आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ये लार्ज अमाउंट में डिस्कस होती है। किसी एक एटम का, एटम मॉलिक्यूल, इस लेवल पे जाना ये माइक्रोस्कोपिक है। किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का क्या प्रेशर होगा, वो क्या होगा, टेम्परेचर, ये एक है। वो वैसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जब हम पर एटम जाएं, पर मॉलिक्यूल जाएं, दैट स्टडी इज माइक्रोस्कोपिक। लेकिन यहां पे हम मैक्रोस्कोपिक, लार्ज अमाउंट ऑफ मैस, उसको डिस्कस कर रहे हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। अभी सुनते जाओ, मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। इंडिपेंडेंट ऑफ, डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी जो स्टेट पे डिपेंड करे वो प्रॉपर्टी, जो स्टेट पे डिपेंड करे स्टेट फंक्शन, वो प्रॉपर्टी जो पाथ पे डिपेंड करे वो पाथ फंक्शन। यानी इट डिपेंड्स अपॉन पाथ, ये पाथ पे डिपेंड करती है, ये स्टेट पे डिपेंड नहीं करती। बात क्लियर नहीं हो रही, मजीद वजाहत चाहिए। वेरी सिंपल। मेरे पास ना, सपोज मैं आपको समझाने के लिए, ये मेरे पास एक पहाड़ है, ये उसका फुट है जहां पे आप खड़े हैं। मैं कहता हूं बेटा जी यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक बॉडी है ना, मैं कहता हूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आप कहते हैं 0। पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो आप फार्मूला यूज करते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी, वो आप यूज करते हैं mgh। आप कहते हैं जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि यहां पे हाइट, आप जमीन के ऊपर है, हाइट 0 है। जब h 0 होगा तो ओवरऑल ये 0 आ जाएगा। अच्छा, आप इस पॉइंट पे इस बॉडी को ले आते हैं, मैं कहता हूं जी अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आप कैलकुलेट करते हैं यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस, आप कहते हैं, फर्ज करता हूं, आप कहते हैं जी 100 जूल है ये इस हाइट पर, ये इनिशियल, ये फाइनल, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी स्टेट ऑफ द सिस्टम है। अच्छा, ये हो गया, इट्स ओके। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि अगर मैं इस बॉडी को यहां से उठाकर डायरेक्ट इधर ले जाऊं, इधर से ये ले जाऊं, तो यहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, आप कहेंगे जी सिंपल, पोटेंशियल एनर्जी वो mgh होता है, वो हाइट पे डिपेंड करती है, तो 100 जूल होगी। मैं अब आपसे क्वेश्चन करता हूं, मैं पाथ चेंज करके पहले इधर, फिर इधर से इधर ले जाऊं, क्या पाथ चेंज करके फिर इधर ले जाने पर अब क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी पर कोई फर्क पड़ा? आंसर है नो। पोटेंशियल एनर्जी पर किस पे डिपेंड करती है? पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टू ब्रिंग अबाउट दिस चेंज। इसका मतलब है ये इनिशियल और फाइनल पे ये स्टेट डिपेंडेंट है। सो दिस वन इज स्टेट फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप मैं अब जनरल बात कर रहा हूं ना, आप टेम्परेचर को ले लो, आप वॉल्यूम को ले लो, आप प्रेशर को ले लो, इंटरनल एनर्जी ले लो,
एंथैल्पी ले लो, आप गिब्स फ्री एनर्जी ले लो, आप एंट्रोपी ले लो, एंड मेनी मोर। ऑल दीज पैरामीटर्स, इन्हें हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स, वेरिएबल स्टेट नहीं, हम इनको स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। ये सारे के सारे जो स्टेट वेरिएबल्स हैं ये स्टेट फंक्शन कहलाते हैं, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। अच्छा, इसके बरक्स अब मैं ना वर्क की बात करता हूं। मैं वर्क की बात करता हूं, मैं हीट की बात करता हूं, मैं ईएमएफ ऑफ सेल की बात करता हूं, मैं इन तीनों की बात करता हूं। ये भी हमारे पास देखते हैं कि कौन से फंक्शन, क्या स्टेट है क्या पाथ है। देखो, मैं अब आपसे क्वेश्चन करता हूं, बेटा जी आपने इस बॉडी को यहां से उठाकर यहां ले गए, आपने इस पर वर्क डन किया। सपोज वो जो वर्क डन आपने किया 100, मैं कहता हूं नहीं वो 100 जूल है। अब आप पाथ को चेंज करो, अब आप इधर फिर इधर यहां पे ले गए हो। क्या अब भी आपने इस बॉडी पर 100 जूल ही वर्क किया? आंसर है नो, अब 100 जूल नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं ना जो मैकेनिकल वर्क है W = F × D। जब आप पाथ चेंज करेंगे डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, फोर्स चेंज होगी। अगर ये दोनों वैल्यू चेंज होगी तो डेफिनेटली वर्क ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि वर्क वो फंक्शन है, वो वेरिएबल है दैट डिपेंड्स अपॉन पाथ। दिस इज पाथ डिपेंडेंट, तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज पाथ फंक्शन। वर्क को हम W स्मॉल से, हीट को हम स्मॉल Q से, और इसको हम EMF इससे शो। मैं सारी बात को मुख्तसर करता हूं। आप जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जितने भी स्टेट वेरिएबल्स पढ़ते हैं, उनमें ये इन तीन को छोड़कर, वर्क, हीट और EMF, इन तीनों को छोड़कर बाकी सारे के सारे स्टेट फंक्शन है। और ये तीनों जो है ये स्टेट फंक्शन नहीं है, दीज आर कॉल्ड पाथ फंक्शन। इन दोनों बातों में आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब हम ना दो तरह की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये ना आपके ना पेपर में पूछा जा सकता है, आपको आना चाहिए, आसान बातें आनी चाहिए, और थर्मोडायनेमिक्स में आपकी इस पे ग्रिप होनी चाहिए। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल सी, अगर आप उसको कंसेप्चुअली याद रखना चाहे। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में मैं कहूंगा वो प्रॉपर्टी जो कि मैस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। डिपेंडेंट अपॉन या ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। और ये मैं कहूंगा डिपेंडेंट अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस की अमाउंट पर डिपेंड करती हैं। एक्सटेंसिव, दूसरी बात इसके बारे में मैं कहूंगा remains same on any division of a system। अब पहले तो आपने सिर्फ इन अल्फाज पे, और जब तक मैं आपको ये समझाऊंगा नहीं मैं आगे बढ़ नहीं सकूंगा। और इसमें मैं कहूंगा कि इनकी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इनकी वैल्यू चेंजेस अपॉन या ऑन डिवीजन ऑफ सिस्टम। जरा बात को गौर से सुनना, मैंने ये दो चीजें क्या लिखी हैं गौर से। मेरे पास ये एक कंटेनर है, इसमें मैंने कोई भी सिस्टम ले लिया, कोई भी सिस्टम, सपोज आप इसमें कोई गैस ले लो, जो भी। मैं कहता हूं इस सिस्टम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 डिग्री। दिस वन इज अ सिस्टम, इसका कोई भी सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर 25 है। अब मैं कहता हूं नहीं, आप इसको ना दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। जब एक हिस्सा ये बना, एक हिस्सा ये बना, क्या डिवाइड करने पर इन दोनों का टेम्परेचर कम हो गया? क्या ज्यादा हो गया? आंसर है नो। ये भी 25 डिग्री, ये भी टेम्परेचर सेम रहा। इसका मतलब है कि ये टेम्परेचर वो प्रॉपर्टी है
जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती। आपने अमाउंट आधी कर दी, आपने सिस्टम को डिवाइड कर दिया, लेकिन टेम्परेचर की वैल्यू इंडिपेंडेंट है। वॉल्यूम की प्रेशर की बात करें, अगर इसका प्रेशर पूरी गैस का, सपोज गैस है ना, गैस का प्रेशर था जी आपके पास सपोज 700 टॉर, फर्ज करो, आप इसको हाफ कर दें। अब हाफ करने पर एक हिस्सा ये बन गया, एक हिस्सा ये बन गया। क्या अब इन दोनों जो पार्ट्स हैं, दोनों जो डिवीजन है, क्या इनके प्रेशर पे कोई फर्क पड़ा? आंसर है नहीं, वो 700 टॉर ही रहे। ये भी 700 टॉर रहेगा, ये भी 700 टॉर। इसका मतलब है दिस वन इज आल्सो इंटेंसिव। लेकिन एक बात देखो, इसका वॉल्यूम था 10 डीएम क्यूब। इस सिस्टम का वॉल्यूम 10 डीएम क्यूब गैस है। आप इसको बीच में से हाफ कर दो, क्या अब ये भी 10 डीएम क्यूब रहेगा, ये भी 10 डीएम क्यूब रहेगा? आंसर है नो, ये तो स्टूपिड हुआ ना। आप हाफ करेंगे तो ये अगर इक्वली हाफ कर रहे हैं, ये 5 डीएम क्यूब रह जाएगा, ये 5 डीएम क्यूब रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम वो प्रॉपर्टी है जो मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड कर रही। अगर आप इसको हाफ करेंगे, अगर आप सिस्टम को डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। सच अ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम की उधर दिया। बिल्कुल इसी तरह मैस की बात कर लो, इसका टोटल मैस मैं फर्ज कर रहा हूं, इसका टोटल मैस 100 ग्राम था। जब आप इसको डिवाइड करते, क्या ये भी 100 रहेगा, ये भी 100 रहेगा? आंसर है नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। इसका मतलब है मैस आल्सो डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज एक्सटेंसिव। बिल्कुल इसी तरह एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल इसी तरह वर्क एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वर्क इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारी के सारी लेंथ को ले लो, लेंथ इज आल्सो एक्सटेंसिव। जब आप सिस्टम को डिवाइड करेंगे, लेंथ सेम नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी। स्पेसिफिक हीट, बल्कि इसको हीट कैपेसिटी की मैं बात करूंगा, सॉरी, हीट कैपेसिटी भी आप इस कैटेगरी में लाएंगे। इसके बरक्स टेम्परेचर है, प्रेशर है आपके पास, प्रेशर के साथ साथ आपके पास और बहुत सारी प्रॉपर्टीज, जिसमें आप ले लो सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन, अब देखो सपोज आपके पास वाटर है, आपने इस कंटेनर में वाटर लिया, वाटर की सरफेस टेंशन की कुछ वैल्यू आ गई। अब अगर आप वाटर को डिवाइड करेंगे, सरफेस टेंशन पर कोई फर्क नहीं। विस्कोसिटी की बात करें, आप इसमें हनी ले लें, शहद ले लें, शहद आपने 1 kg शहद ले लिया, आपने उसकी विस्कोसिटी, गाढ़ापन वो नोट कर दिया। अब आप उस आधा हनी एक और आधा नहीं, यानी 500 ग्राम ईच आप अलग कर लो। क्या हनी शहद को सेपरेट करने पर, सिस्टम को सेपरेट करने पर, डिवाइड करने पर, क्या अब उसकी विस्कोसिटी, उसका गाढ़ापन कम हो गया, क्या ज्यादा हो गया? आंसर है कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है विस्कोसिटी भी इसी कैटेगरी में आती है, विस्कोसिटी। इस तरह आपके पास वेपर प्रेशर है बेटा जी, वेपर प्रेशर भी इस तरह। आपके पास स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट। आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस तरह आपके पास अगर आप ईएमएफ सेल है ऑफ ड्राई सेल, ये सारे के सारे वो हैं जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते, सिस्टम को डिवाइड करने पर इनकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दीज आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये बात जो मैंने समझाई है ना, इन 2 पॉइंट्स को जो मैंने लिखे हैं, इनको समझने की कोशिश कर। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, और वो क्या? मैं 2 चीजों के दरमियान आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूं। एक है हीट, और दूसरा है, हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा है वर्क। जरा गौर से सुनना, मैं तो सिंपल बातें करूंगा ना, हीट और वर्क। मैं कोई यहां पे आपको पॉइंट वो डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड वर्क, ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसको मैं वो तो नहीं समझा रहा, मैं तो आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बात, हीट हम क्या कहेंगे? हीट इज द एनर्जी ट्रांसफर। मैं तो वही बातें बोलूंगा जो यहां चाहिए। एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर।
टेम्परेचर। यानी ये आपके पास सिस्टम है, ये सिस्टम है, ऐसे लिख रहा हूं, ये सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग, और ये हमारी जगह है जहां पे ये वाले, इसे हम कहते हैं बाउंड्री। अब सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में हीट एक्सचेंज होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, और ये एनर्जी ट्रांसफर होगी जब इन दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। अगर सराउंडिंग में टेम्परेचर ज्यादा है, सपोज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50, और सिस्टम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका मतलब है हीट जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी। लेकिन अगर सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा होगा, पर सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी ट्रांसफर होगी, और ये जो एनर्जी ट्रांसफर होती है दिस इज कॉल्ड द हीट। दूसरी बात, यहां पे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यहां पे एनर्जी ट्रांसफर, ये भी वर्क एंड हीट, दीज आर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट, इन प्रेशर। सिस्टम और सराउंडिंग, उनमें प्रेशर का डिफरेंस है। मसलन आप एक ना कंटेनर लेते हैं, कंटेनर, इसमें आप गैस लेते हैं, ये गैस है, ये मूवेबल पिस्टन, ऊपर प्रेशर सपोज 760 टॉर है, 760 टॉर। अगर सिस्टम का प्रेशर भी 760 टॉर होगा, ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इस गैस को हीट करते हैं, हीट मिलने पर गैस एक्सपेंड करेगी, और एक्सपेंड करने पर हीट मिलने पर गैस का प्रेशर बढ़ेगा। जब आप हीट करेंगे, मॉलिक्यूल्स की वाल्स ऑफ कंटेनर से कोलिजन बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर 760 की बजाय 800 टॉर हो गया। इसका मतलब है अब सिस्टम का प्रेशर सराउंडिंग से ज्यादा। अब इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये सिस्टम क्या करेगा, पिस्टन को पुश करता जाएगा। जब ये पुश करेगा तो क्या होगा, वर्क होगा। तो ये जो वर्क डन होता है, दिस इज द एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर। अच्छा, इसको मैं एक और भी बात करता हूं। ये जो है ना वर्क, दिस इज द एनर्जी ट्रांसफर बाय फोर्स। और इसके लिए एक लफ्ज याद करना कि हीट होती है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स है उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी, उसे हम कहते हैं हीट। एक और पॉइंट, हीट पे आ जाओ। स्टूडेंट, मैं ना हीट को मेजर करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर हम इस्तेमाल करते हैं हीट को मेजर करने के लिए। कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर या ग्लास कैलोरीमीटर। और कैलोरीमीटर्स में जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो, अगर बॉम्ब की बात करूं, Q = MS डेल्टा T, और ये ग्लास कैलोरीमीटर। और अगर मैं बॉम्ब की बात करूं तो उसमें हम C डेल्टा T इसको यूज करते हैं। ये हीट को मेजर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट, अगर मैं वर्क की तरफ आऊं, वर्क जो है ना, वर्क में आप ना 4 किस्म का वर्क डन पढ़ते हैं, 4 किस्म का। एक होता है ना मैकेनिकल वर्क। अब ये मैकेनिकल वर्क क्या होता है? मैकेनिकल वर्क होता है F × D। एक होता है इलेक्ट्रिकल वर्क। अब ये इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है? इलेक्ट्रिकल वर्क होता है हम क्या लेंगे, V × Q। व्हाट इज V? पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज Q? करंट फ्लो या चार्ज फ्लो। नेक्स्ट हमारे पास एक और है एक्सपेंशन वर्क, जिससे मुझे गर्ज है एक्सपेंशन वर्क। ये एक्सपेंशन वर्क क्या होता है? ये होता है P डेल्टा V। मुझे इससे गर्ज है, ये केमिस्ट्री में मैं अभी आपको समझाऊंगा। मैं वर्क इसको कहूंगा। और एक और भी है, और वो है ग्रेविटेशनल वर्क। ये जो ग्रेविटेशनल वर्क होता है ना, इसको हम कहते हैं, ये है MGH। इसका मतलब है आप 4 किस्म का वर्क पढ़ते हैं। जो हमें चाहिए, जो अभी मुझे चाहिए, वो ये है P डेल्टा V, एक्सपेंशन वर्क की बात। एक और पॉइंट स्टूडेंट, ये जो Q है, ये मेरे पास है ना, ये मेरे पास सिस्टम है। मैं एक पॉइंट समझाना चाहता हूं। ये मेरे पास सिस्टम है। अब जब रिएक्शन होता है तो या ये एनर्जी रिलीज करता है
यानी एक्सोथर्मिक, उस सूरत में Q को हम लेते हैं नेगेटिव, या ये एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा एंडोथर्मिक, उसमें हम Q को लेते हैं पॉजिटिव। ये जो Q है ना, इसे हम फिर कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, यानी जब कोई केमिकल चेंज, वो केमिकल चेंज टेक प्लेस, उस दौरान जो हीट अब्सॉर्ब या रिलीज होती है उसे मैं हीट ऑफ रिएक्शन कहता हूं। अब हीट ऑफ रिएक्शन, ये हीट ऑफ रिएक्शन दो किस्म की है, हम इसको डेल्टा एच भी कहते हैं, हम इसको डेल्टा ई भी कहते हैं। यानी ये जो Q है, Q डेल्टा एच भी होता है, Q डेल्टा ई भी होता है। अब डेल्टा एच कब होगा, डेल्टा ई कब होगा, ये मैं अभी कुछ देर बाद आपको समझाता हूं। अच्छा, एक तो ये पॉइंट आपने ज़हन में बिठाना, ये मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, ये आपको आएंगी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। आखिरी बात, और वो क्या, ये Q इसकी वैल्यू जब मैं यूज करता हूं ना, ये मैंने दो अंदाज में बताई है, ये नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब है एक्सो और एंडो है। और एक और चीज, Q की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे, Q की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। कब, ये जो ऊपर आपको बात है, नेगेटिव कब होगी, जब हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, हीट रिलीज फ्रॉम सिस्टम एक्सो। और पॉजिटिव कब होगी, हीट जब हम इस सिस्टम को हीट देंगे, हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, एडेड टू द सिस्टम, अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, जब सिस्टम अब्सॉर्ब करे, ये बातें। अच्छा, इसी तरह ना W के बारे में भी, W नेगेटिव कब होगा, W पॉजिटिव कब होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये आपसे पूछा जा सकता है। W मैं यहीं पे अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहा हूं। W नेगेटिव कब होगा, W पॉजिटिव कब होगा, जब सिस्टम वर्क करेगा। कैसे, जब सिस्टम पिस्टन को पुश करेगा। अब जब सिस्टम पिस्टन को पुश करता जा रहा है, इसका मतलब है सिस्टम वर्क कर रहा है। जब सिस्टम वर्क करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो W नेगेटिव होगा। लेकिन अगर आप पिस्टन को ऊपर से पुश करते जाएं, गैस कंप्रेस होती जाएगी, अब आप सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं। व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन, देन W इज पॉजिटिव। ये है वर्क इज डन ऑन, बाय होगा नेगेटिव, ऑन होगा पॉजिटिव। ये दो बातें जो है, ये जो मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं, ये आपको हीट और वर्क के बारे में आनी चाहिए। और इसमें जो मैंने ये कुछ क्वेश्चन और भी रेज कर दिए जो हम कुछ देर बाद आंसर। स्टूडेंट, हीट और वर्क के बाद एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको हम पढ़ते जा रहे हैं, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैं लिख रहा हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना, इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ये ज़हन में रखना, वो पूछ लेते हैं आपको। दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी हम इसको कहते हैं। इसकी दो स्टेटमेंट्स हैं। एक तो आपको पता है ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वेरी सिंपल। एक और भी, द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स कह लो या सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट, इसको भी हम कहते हैं। ये दोनों बातें ना, ऊपर वाले जो मैंने बोला, ये एक ही चीज है। मैथमेटिकल फॉर्म पे आओ। मैथमेटिकल फॉर्म मेरे पास है डेल्टा ई दैट इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये दोनों का सम जो है ना, वो डेल्टा ई। अच्छा, एक बात नोट करनी है, एक बात मैं दोबारा, ये जो हीट और वर्क है, हीट और वर्क, ये दोनों पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन नहीं। मैं पीछे बता के आऊं, ये दोनों पाथ फंक्शन है और ये दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। दो बातें ज़हन में रखनी है। ये दोनों जो हैं,
ये दोनों एक तो पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन नहीं है, और दूसरा ये दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। एक्सटेंसिव, इंटेंसिव नहीं है, एक्सटेंसिव। हम इनको ना ये एक्सटेंसिव में कंसीडर करते हैं। अच्छा, ये दोनों आ गए। अब ना W जो है ना, W ये अभी मैंने कहा मैंने तो इसको P डेल्टा V ही लेना, तो आप W की जगह पे P डेल्टा V लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा E दैट इज इक्वल टू Q प्लस P डेल्टा V। अब अगला सवाल, क्या यहां W जो है क्या ये पॉजिटिव ही होगा? नहीं, आप W को नेगेटिव भी ले सकते, नेगेटिव ले लें, पॉजिटिव होगा इसका मतलब है वर्क डन ऑन द सिस्टम, और अगर आप नेगेटिव ले, नेगेटिव यहां पे लिख लो, वर्क डन बाय द सिस्टम। क्यू भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। ये जो मैंने लिखे ना, दीज आर टू फॉर्म, दिस वन इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दिस इज आल्सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं दो चीजें आपको समझाना चाहता हूं, एक E क्या है और एक H क्या है। E और H मैं तो आज आपको कंपैरेटिव स्टडी ही करवाऊंगा। E को हम कहते हैं E इज द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। पहले मैं E सारा डिस्कस करूंगा, और H जो है ना, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी, इन दोनों को मैं शेयर करता हूं। पहले मैं ना इसको कुछ देर के लिए साइड पे रखता हूं, इसको मैं पहले इंटरनल एनर्जी की बात करता हूं। ये इंटरनल एनर्जी क्या है? ये जो आपके पास सिस्टम है ना, ये जो सिस्टम है इसकी इंटरनल एनर्जी, ये सिस्टम है, ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकती है, कोई भी। इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हमारी बुक कहती है दो चीजों पर बुनियादी तौर पर डिपेंड करती है, एक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारी बुक कहती है, मैं और भी चीजें ऐड करूंगा ना। पहली बात, काइनेटिक एनर्जी से क्या मुराद है? ये जो सिस्टम है इसमें जो पार्टिकल्स हैं, एटम, आयन, मॉलिक्यूल वगैरह, वो मूव करते हैं। अगर गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, तो फिर भी वाइब्रेशनल मोशन तो होती है ना। अब इनको मोशन की वजह से दे पोजेस द एनर्जी, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी तीन तरह की हो सकती है। एक को हम कहते हैं रोटेशनल, ट्रांसलेशन से शुरू करें, एक को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक को हम कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और एक को हम कहते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब तीन किस्म की काइनेटिक एनर्जी। क्या हर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल तीनों किस्म की काइनेटिक एनर्जी शो करते? आंसर है नो। इन केस ऑफ सॉलिड यू ओनली ऑब्जर्व द वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड के केस में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल के कोई चांसेस नहीं। हां, गैस, क्या हर गैस के मॉलिक्यूल तीनों किस्म के? आंसर नहीं। दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, किस किस्म का मॉलिक्यूल है। अगर आप हीलियम की बात करें, नियॉन की बात करें, आर्गन, नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल की बात करें, दे ओनली शो द ट्रांसलेशनल। लेकिन अगर आप मीथेन की बात करें, CH4, वो भी गैस है, मीथेन के मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशन तीनों किस्म की काइनेटिक एनर्जी शो, क्योंकि वो मॉलिक्यूल तीनों किस्म की मोशन शो करते हैं। तो कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा सिस्टम, वो किस किस्म की काइनेटिक एनर्जी, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। उसमें पोटेंशियल एनर्जी आमतौर पर हम कहते हैं एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन या रिपल्शन, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, हम इसको दो तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेस कहते हैं। एक हम कहते हैं इंट्रा मोलेकुलर फोर्सेस, और एक इंटर मोलेकुलर फोर्सेस। इंट्रा में आप जानते हैं ना, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, वो सारे इंट्रा में आ गए। इंटर में भी आप जानते हैं डाइपोल फोर्सेज हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वगैरह वगैरह। इन सब अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से सिस्टम में जो एनर्जी पाई जाती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का जो सम होता है दैट इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। मैं कुछ और भी बातें बताऊं, और भी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, और भी इंटरनल एनर्जी में ऐड, मेनली ये दोनों ही हैं। जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो इन दोनों किस्म की एनर्जीज का कंट्रीब्यूशन ही इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बनती है। लेकिन इसके अलावा और भी है। एक जिसे हम कहते हैं ई न्यूक्लियर,
एक कहते हैं ई इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक कह लो। इस तरह ई बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड, वो बॉन्ड को तो मैंने यहां पे एडजस्ट भी किया है, बॉन्ड एनर्जी वो भी शामिल कर लो। इन तमाम एनर्जीज का सम दैट इज कॉल्ड इंटरनल। अब एक बात, किसी भी सिस्टम की एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी इम्पॉसिबल है मालूम करना। यू कांट फाइंड, यू कांट डिटरमन क्या बोला, absolute value of E is impossible, मुमकिन ही नहीं है। हर लम्हे तो इसकी एनर्जी चेंज हो रही होती है, काइनेटिक एनर्जी कम ज्यादा, वो कौन इसको मेजर करता? हाँ, फिर हम क्या मालूम करते हैं, हम डेल्टा ई को मालूम करते हैं। डेल्टा ई कैन बी मेजर्ड, हम इसको मेजर कर सकते हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, एक और भी बात, ये जो ई है ना इंटरनल एनर्जी, एक तो ये स्टेट फंक्शन है, ये याद रखना है, स्टेट फंक्शन, यानी ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता। और दूसरा, दिस इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये इंटेंसिव नहीं है, एक्सटेंसिव है, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं। अच्छा, ये अमाउंट पे डिपेंड कर, इसका मतलब है कि डेल्टा ई, इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। बिल्कुल इसी तरह बेटा जी, जैसे आपने इंटरनल एनर्जी के बारे में ये सारी बातें पढ़ी हैं, बिल्कुल इस तरह आपको इंथैल्पी के बारे में भी आना चाहिए। इंथैल्पी के बारे में मैं 2-4 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। एनथैल्प्स, एन इन में और थैल्प्स एनर्जी, हीट कह लो, एनर्जी कह लो। तो जब भी थैल्प्स आए, थर्म आए, इसका मतलब हीट होता है। तो एनथैल्प, हीट इन अ बॉडी, हम इसको हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी, क्या कहा मैंने बोला दिस इज हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी, हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी। हीट कंटेंट भी उर्दू में जखीरा, किसी चीज को जमा करना, जमा शुदा। तो हीट कंटेंट, किसी बॉडी के अंदर जो हीट जमा है, जो जखीरा है, जो स्टोर है, यू कैन से स्टोर्ड हीट इन अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। मुश्किल है ना लफ्ज, मुश्किल है। एंथैल्पी को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होता है E + PV। थर्मोडायनेमिक्स है जो हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, इनके दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशन, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। हम थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, ये आपके पास आ गया, ये H है E + PV। अगर मैं आपसे कहूं कि एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सा? आंसर है एंथैल्पी। क्यों जी? इंटरनल एनर्जी इसमें ऐड हो के इसके बराबर आती है, तो इसका मतलब है H इज ग्रेटर देन E। ये आपको वैसे समझा रहा हूं। अच्छा, लेकिन हम चूंकि E को एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ E इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आप H को भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, हम ना ये इक्वेशन यूज करते हैं, डेल्टा H दैट इज इक्वल टू डेल्टा E + P डेल्टा V। ये बहुत क्लियर हो गया, एक और बात याद रखनी है, ये जो इंथैल्पी है H है, ये भी E की तरह, ये H, ये भी स्टेट फंक्शन है, ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सॉरी, दिस इज आल्सो द एक्सटेंसिव, इंटेंसिव नहीं, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये कुछ चीजें थी, ये कुछ बेसिक थी जो मैंने रेज की। अब मेरा जो मेन फोकस होगा, इसको फर्दर एलैबोरेट करना, इससे रेलेवेंट क्या क्या बात पूछी जा रही, और ये जो मैंने आपको कहानियां सुनाई है ना, इन कहानियों की हकीकत आपको बता रहा, ताकि आप भी ये बात किसी और को समझा सके। आइए अब इसको देखते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको ना बुनियादी तौर पर 2 चीजें समझाने जा रहा हूं, और वो इस अंदाज में कि ये बात आप आगे किसी को कैसे समझा सकते हैं। जरा नोट करना है। एक मैं आपको समझाने जा रहा हूं डेल्टा E, और दूसरा मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं डेल्टा H।
ये जो अभी हमने चीजें यहां पे रेज की है ना कि डेल्टा ई डेल्टा एच, इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे? देखो देखो मेरे पास ना ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। कुछ देर के लिए जेहन में बिठा लो कि ये जो सिस्टम है ये कोई गैस है, ये गैस है, ये गैस है, गैसियस सिस्टम है। पहली बात ये जेहन में रखनी है कि जो सिस्टम मैं आपके साथ डिस्कस करना जा रहा हूं वो गैस है। ये अहम नुक्ता है, ना होता तो मैं वैसे ही कह देता आई हैव अ सिस्टम। तो अगर ये गैस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये सिस्टम एक गैस है। अब जब इसमें रिएक्शन होता है, अगर ये एक्सोथर्मिक होगा तो एनर्जी रिलीज होती है, अगर ये एंडोथर्मिक होगा तो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। यानी ये एक्सो की सूरत, ये एंडो की सूरत। ये जो एनर्जी रिलीज होती है या अब्सॉर्ब होती है, हम इस एनर्जी को कहते हैं दिस इज हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट रिलीज हो या हीट अब्सॉर्ब हो उसे हम कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। अब ये हीट ऑफ रिएक्शन दो तरह की होती है। ये हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच भी हो सकती है, ये हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा ई भी हो सकती है। अब डेल्टा एच कब होगी, डेल्टा ई कब होगी, ये पॉइंट समझना है। मतलब आपके पास एक रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है? इसके अंदर N2 है, H2 है, ये दोनों गैसेस मिली, NH3 बना। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस दौरान जो हीट रिलीज होती है उसे मैं हीट ऑफ रिएक्शन कहता हूं। अब ये हीट ऑफ रिएक्शन क्या डेल्टा एच है, ये डेल्टा ई है। दिस वन इज द पॉइंट बेटा दी, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अगर आप इस पिस्टन को फिक्स कर देते हैं, फिक्स कर दो, पिस्टन इज फिक्स्ड, पिस्टन इज फिक्स्ड, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा वी जीरो कहते हो ना, इसका मतलब है वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट हो गया। पिस्टन फिक्स, आई मीन डेल्टा वी जीरो, और डेल्टा वी जीरो का मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगी। अब वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ। तो अगर आप पिस्टन को फिक्स करते हैं, सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं, फिर जो हीट ऑफ रिएक्शन होगी दैट इज कॉल्ड डेल्टा ई, और इसको मैं क्यू वी लिख देता हूं। ये क्यू क्या है? क्यू इज द हीट ऑफ रिएक्शन। ये वी क्या है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्यू हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड डेल्टा ई। अब दूसरी बात, अब आप पिस्टन को फ्री कर दो, छोड़ दो पिस्टन को, आप इसके ऊपर प्रेशर कांस्टेंट कर दो। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा पी को मैं क्या कहूंगा? जीरो। यानी अब आपने दूसरा काम क्या करना है, अब आपने प्रेशर इसको रिलीज कर दिया पिस्टन को। नाउ प्रेशर इज कांस्टेंट। मैं फर्ज करता हूं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आपने इसका प्रेशर इसके ऊपर 760 टॉर रखना है। ओपन एयर में रख दो, ओपन एयर में, सी लेवल ओपन एयर, तो इसके ऊपर हवा का प्रेशर 760 टॉर होगा। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आपने 760 टॉर को कम ज्यादा नहीं करना। इसका मतलब आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो मैं कहूंगा डेल्टा पी इज इक्वल टू, डेल्टा पी जीरो का मतलब नो चेंज इन प्रेशर। प्रेशर 760 का 760 है। अब जो हीट ऑफ रिएक्शन होगी, जो हीट रिलीज होगी, जो हीट अब्सॉर्ब होगी, नाउ दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच, और इसे मैं कहता हूं क्यू पी। व्हाट डू यू मीन बाय क्यू पी? क्यू हीट ऑफ रिएक्शन, पी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज, और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल्टा। एक और रिलेशन, ये मैं अभी गैसेस की बात कर रहा हूं, अभी मैं सॉलिड और लिक्विड की बात नहीं कर रहा। अब इसमें एक और पॉइंट, और वो क्या? ये डेल्टा एच दिस इज ग्रेटर देन डेल्टा ई। किसके बारे में कह रहा हूं? गैसेस के बारे में कह रहा हूं। यानी क्यू पी इज ग्रेटर देन क्यू वी। ये अगर आप प्रेशर कांस्टेंट करेंगे ज्यादा हीट ऑफ रिएक्शन होगी, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे कम हीट ऑफ रिएक्शन होगी। क्या मतलब क्या है? ये जो अब एक और टेक्निकल बात समझिए। ये जो क्यू पी है ना, ये दो काम करती है। एक तो इट इंक्रीज या चेंज कह लो, चेंज इंटरनल एनर्जी, चेंज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी।
और दूसरा ये वर्क डन भी करती है। आप कहेंगे जी समझ नहीं आ रहे, अभी आपको लिख के तो दिया है, क्या लिख के नहीं दिया था कि डेल्टा एच दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ये लिख के नहीं दिया। इसका मतलब है डेल्टा एच कितने काम कर रही है? डेल्टा एच दो काम करती है, एक तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है और दूसरा यानी इंटरनल, और दूसरा क्या है? वर्क डन होता है। अगर एक हीट दो जॉब्स कर रही है वो ज्यादा चाहिए, और डेल्टा क्यू वी ये सिर्फ एक ही काम करती है, और क्यू वी सिर्फ और सिर्फ क्या काम करती है? ये सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है। चूंकि क्यू पी दो काम करती है, दो एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, लिहाजा इसकी अमाउंट ज्यादा होगी और इसकी अमाउंट क्या होगी? कम होगी। लेकिन मैं ये सारी बात किसके लिए कह रहा हूं? ये सिस्टम जब आप गैस को लेते हैं। लेकिन अगली बात भी कर लें, जब आपके पास सिस्टम जो है ना, सिस्टम वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। अब लिक्विड और सॉलिड के केस में ना वो साथ प्रेशर उनका वॉल्यूम कांस्टेंट ही होता है, तो लिक्विड और सॉलिड के केस में डेल्टा एच इज नियरली इक्वल टू डेल्टा ई। ये जो मैंने बात, अच्छा एक और बात, वर्किंग विद डेल्टा एच इज मोर कन्वीनियंट देन विद डेल्टा ई। डेल्टा एच के साथ वर्किंग आसान है, डेल्टा ई के साथ वर्किंग कदरे मुश्किल है। वो कैसे? आप ना पिस्टन को फिक्स कर देते हैं, शायद इसके अंदर गैसेस का प्रेशर इतना बढ़ जाए कि वो पूरे का पूरा कंटेनर ये बस्ट कर जाए। लेकिन जब आप पिस्टन को फ्री रखते हैं, प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, यानी डेल्टा एच के साथ जब आप खेल रहे हैं, उस वक्त यहां पे इंजरी के, धमाके के, बस्ट के चांसेस कम होते हैं। इन चीजों को भी आपने ध्यान में रखना है। और एक और चीज, आप ना डेल्टा एच और डेल्टा ई इनको मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर, ये हीट ऑफ रिएक्शन है ना, तो हीट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैलोरीमीटर यूज करते हैं। हम दो कैलोरीमीटर यूज करते हैं, एक हम करते हैं बॉम्ब और एक हम करते हैं ग्लास। तो ग्लास कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर में आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो आप डेल्टा ई कैलकुलेट करते हैं, और जो ग्लास कैलोरीमीटर है उसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है और उस केस में आप डेल्टा एच। तो ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है उसमें हम वो हीट ऑफ कंबस्शन मालूम करते हैं, और ग्लास कैलोरीमीटर उसमें इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मालूम करते हैं। ये जो डेल्टा एच है ना, फिर इसको हम आगे मुख्तलिफ टाइप्स में पढ़ते हैं। हम इसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड मेनी मोर, उस सेंस में। आखिर में स्टूडेंट दो बातें, एक लफ्ज होता है हीट, एक लफ्ज होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर टी और हीट को हम क्या कहते हैं? क्यू। बातें नहीं खत्म होती, टाइम शॉर्ट होता है, बातें तो खत्म होने का नाम ही नहीं देती। दिल करता है आपको पढ़ाते जाएं, आपको सिखाता जाओ, जितना कुछ मुझे आता है वो आपको भी आना चाहिए, उस नुक्ता नजर से आना चाहिए, उस एंगल से आना चाहिए जैसे मैं देखता हूं चीजों को। हीट और टेम्परेचर दोनों में बेसिक फर्क क्या है? हीट क्या है? दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी of all the molecule of a substance, of all molecules of molecule कह लो, पार्टिकल कह लो, of a substance, total। और अगर टोटल की बजाय मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी of all the molecule of a substance। हीट को ना हम कैलोरी में, हम जाउल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हम अर्ग में, डिफरेंट यूनिट्स हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। हीट, इसको मेजर करने के लिए हम कैलोरीमीटर यूज करते हैं, कैलोरीमीटर, और इसको मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं, थर्मोमीटर। ये ना हीट जो है, हीट इज आ पाथ फंक्शन and temperature, this is a state function। ये स्टेट फंक्शन, इन चीजों को भी आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, दोनों का आपस में रिलेशनशिप भी है रिलेशनशिप, वो क्या? वो है Q दैट इज इक्वल टू MS डेल्टा T, ये रिलेशन आ गया, या Q दैट इज इक्वल टू C डेल्टा T, ये रिलेशन आ गया। तो इनमें आपस में रिलेशन भी है। स्टूडेंट, आज के जो लेक्चर है इसमें मैंने आपको लफ्ज थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया।
यहां पे थर्मोडायनेमिक्स हमारा खत्म होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह थर्मोकेमिस्ट्री को पढ़ेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। इल्म फैलाने की, इल्म की रोशनी को फैलाने, घर घर पहुंचाने में आप मेरे साथी हैं, आप मेरे हमनवा हैं, आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिला रहे हैं। हम इंशाल्लाह सीखने के इस अमल को आसान बनाएंगे और आपका एक बेहतरीन मुस्तकबिल, उसमें मैं आपके साथ हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।